कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ है, मतलब अनलिमिटेड कंटेंट, फ़ोन में हज़ारों गाने, देखने के लिए 100 वेब सीरीज़, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन है, एक बेचैनी। ऐसा क्यों है कि फोकस करना इतना मुश्किल हो गया है और मोटिवेशन तो वो तो जैसे आता जाता रहता है, मानो ज़िंदगी किसी ऑटो पायलट मोड पर चल रही हो। तो आज हम ना इसी एहसास की तह तक जाएंगे। हमारे हाथ में किताब का सारांश है, द डोपामिन डिसिप्लिन, और ये किताब इस खामोश लत के पीछे के साइंस को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये डोपामिन ट्रैप असल में है क्या, और कैसे हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतें, जैसे बार बार फ़ोन चेक करना, हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल रही हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये किसी की कमज़ोरी या क्या कहते हैं आलस नहीं है। ये एक साइलेंट एडिक्शन है जिसे डोपामाइन ओवरलोड कहते हैं। यानी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छिपी है। आज हम यही जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को इस ओवरलोड से बचाकर रीसेट किया जाए, ताकि मेहनत, मुश्किल काम वो फिर से अच्छे और फायदेमंद लगने लगें। तो चलिए इसी डोपामिन ट्रैप को समझने से शुरुआत करते हैं। किताब का जो मेन आइडिया है वो ये है कि डोपामिन अपने आप में कोई विलन नहीं है। ये तो वही केमिकल है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाता है, हमें अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हमें बिना किसी मेहनत के बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं लगातार। कुछ देर बाद अगर कोई आपसे सामान्य धीमी आवाज में बात करेगा तो आपको सुनाई ही नहीं देगा। डोपामाइन ओवरलोड हमारे दिमाग के साथ ठीक यही करता है। सोशल मीडिया, रील्स और नोटिफिकेशंस का शोर इतना ज्यादा है कि किताब पढ़ने या किसी से गहरी बात करने जैसी धीमी और शांत खुशियां हमें महसूस ही नहीं होती। हमारा दिमाग उन धीमी आवाजों के लिए बहरा हो जाता है। ये एनालॉजी तो कमाल की है, और ये उस एहसास को बिल्कुल सटीक बयां करती है। जैसे ही फोन नीचे रखो, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। दिमाग चीखता है कि कुछ करो, कुछ देखो, कुछ सुनो। शरीर थका हुआ है, लेकिन मन को शांति नहीं है। कोई जरूरी काम शुरू करने की सोचते ही मन 10 बहाने बनाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारा दुश्मन बन गया है। और वो दुश्मन इसलिए बन गया है क्योंकि वो आसान रिवॉर्ड सिस्टम का आदी हो चुका है। जब हर खुशी बस एक क्लिक या एक स्वाइप दूर हो, तो दिमाग भला मेहनत वाला लंबा रास्ता क्यों चुनेगा। उसे पता है कि 5 सेकंड की रील देखकर भी वही डोपामिन मिलेगा जो शायद 1 घंटा पढ़ाई करके मिलता। तो वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है और धीरे धीरे। हाँ, और ये एक आदत बन जाती है, एक गुलामी। बिल्कुल, एक गुलामी बन जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अनुशासन की कमी, या जिसे हम आलस कहते हैं, वो असल में आलस है ही नहीं? ज्यादातर मामलों में नहीं। ये ओवर स्टिमुलेशन की आदत है। जो चीजें पहले रोमांचक लगती थीं, कोई हॉबी, कुछ नया सीखना, वो ही अब बोरिंग लगती हैं, क्योंकि उनसे मिलने वाला डोपामीन हमारे फोन से मिलने वाले डोपामीन के मुकाबले बहुत कम और धीमा है। तो प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने दिमाग को हाई डोज एंटरटेनमेंट का आदी बना दिया है, और जब वो डोज नहीं मिलता तो दिमाग बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। और ये आदत धीरे धीरे हमारे अनुशासन को खत्म कर देती है। किताब का अगला हिस्सा इसी पर है कि कैसे ये तुरंत मिलने वाला सुख, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमारे आत्मनियंत्रण को दीमक की तरह खा जाता है। अनुशासन एक दिन में खत्म नहीं होता है ना, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से कमजोर होता है। हर बार जब हम असुविधा से भागते हैं, हम अपने अनुशासन की नींव से एक ईंट निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल। जैसे ही थोड़ी बोरियत हुई, फोन उठा लिया। काम में जरा सी मुश्किल आई, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जो कभी 5 मिनट का नहीं होता है। कभी नहीं। हम अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि असुविधा एक खतरा है, इससे बचो। धीरे धीरे दिमाग मेहनत और इनाम के बीच का कनेक्शन ही भूल जाता है। उसे लगने लगता है कि अच्छा महसूस करने के लिए मेहनत करना जरूरी नहीं है। इसका असर तो बहुत गहरा होता होगा। मतलब अगर दिमाग को इंतजार करना पसंद ही नहीं, तो लंबे लक्ष्य, जैसे कोई नई स्किल सीखना, बॉडी बनाना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना, ये सब तो नामुमकिन लगने लगेंगे। एग्जैक्टली। ये हमारे धैर्य को खत्म कर देता है। दिमाग हर चीज में पूछता है, इसमें मेरे लिए अभी क्या है, तुरंत क्या मिलेगा। और जब जवाब नहीं मिलता तो वो काम शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है। फिर वो बहाने बनाता है, आज मूड नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, कल से पक्का करूंगा। ये बहाने असल में दिमाग का तरीका है उस काम से बचने का जिसमें इनाम तुरंत नहीं मिलने वाला।
लेकिन किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि असली समस्या बाहरी चीजों में नहीं, हमारी अपनी पसंद में है। और हर बार जब हम मुश्किल काम को छोड़कर आसान आराम चुनते हैं तो हम अपने भविष्य के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से कुछ चुरा रहे होते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये एक ऐसा रिसाव है जो बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। हमें बस ये महसूस होता है कि हम अंदर से खोखला और कमजोर महसूस कर रहे हैं, बिना ये जाने कि इसकी वजह हमारे ही रोज के छोटे छोटे चुनाव हैं। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम अपने दिमाग को रीट्रेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा है। हमारे दिमाग की वायरिंग पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही असहज लगने वाली चीज से होती है। मौन, साइलेंस, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस कुछ देर बैठना। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में ही बहुत मुश्किल लगता है। मेरा तो मन 10 अलग-अलग दिशाओं में भागेगा। शुरू में इस बेचैनी से कैसे निपटे? क्या स्रोत इसके लिए कोई पहला कदम बताता है? बताता है, और आपकी बात सही है। ये शुरू में बहुत मुश्किल होगा, दिमाग विद्रोह करेगा, लेकिन यही पहला कदम है। जब आप उस बेचैनी के साथ बैठना सीखते हैं तो आप दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। आपको उसे एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे वो शांत होना सीख जाता है। इसके साथ ही किताब में कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला है छोटी जीत या स्मॉल विन्स का सिद्धांत। हमारा दिमाग बड़े डरावने लक्ष्यों से घबराता है। मुझे पूरी किताब खत्म करनी है, यह सोचकर ही तनाव होता है। लेकिन मुझे बस एक पेज पढ़ना है, यह आसान लगता है। जब आप रोज ऐसे छोटे फोकस्ड काम करते हैं तो आप डोपामाइन सिस्टम को हेल्दी तरीके से काम करने की ट्रेनिंग देते हैं। दिमाग मेहनत को फिर से इनाम से जोड़ना सीखता है। ये बात बिल्कुल सही है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से मैं 2 घंटे पढ़ूंगी जो कभी नहीं होता। शायद बेहतर ये है कि बस ये तय करें कि मैं अपनी किताब खोलकर बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगी। शुरुआत करना ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्शन से भी ज़्यादा। बिल्कुल। दूसरा तरीका है अपने माहौल को स्मार्ट बनाना। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसे बेकार की चीज़ों से लड़ने में क्यों खर्च करें? अगर जंक फूड किचन में सामने रखा है तो आप उसे खाएंगे। अगर फ़ोन बिस्तर के पास रखा है तो आप सुबह उठते ही इसे उठाएंगे। तो खुद को मजबूत बनाने से ज़्यादा स्मार्ट तरीका है अपने माहौल को ऐसा बनाना जहां सही चुनाव करना आसान हो और गलत चुनाव करना मुश्किल। प्रलोभनों को नज़रों से दूर कर दीजिए। लेकिन क्या ये एक तरह से अपनी कमजोरी को स्वीकार करना नहीं है? क्या हमें अपनी विल पावर पर काम नहीं करना चाहिए बजाय इसके कि हम चीज़ों को छिपाते फिरें? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे देखिए, क्या एक पायलट तूफान में सीधे जहाज उड़ाता है या उसके चारों ओर से रास्ता बनाता है? स्मार्ट पायलट तूफान से बचकर निकलता है। इसी तरह हमें अपनी साइकोलॉजी के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम करना है। हमारा दिमाग वही चुनता है जो आसान और सामने होता है। तो क्यों ना अच्छी आदतों को आसान और सामने रख दिया जाए। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। समझदारी। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी तरीका है शारीरिक गतिविधि यानी एक्सरसाइज। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है बल्कि दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। ये नेचुरल और हेल्दी डोपामिन रिलीज करता है जो मानसिक स्पष्टता और मूड को बेहतर बनाता है। जब शरीर एक्टिव होता है तो दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत और फोकस्ड हो जाता है। तो ये सारे तरीके, छोटी जीत, स्मार्ट माहौल और एक्सरसाइज, ये सब असल में हमें एक ही चीज सिखा रहे हैं, इंतजार करना, उस तुरंत मिलने वाले सुख को टालना। किताब का अगला हिस्सा इसी डिलेड रिवॉर्ड यानी देरी से मिलने वाले इनाम की शक्ति पर है। ऐसा लगता है जैसे ये आज की दुनिया में एक खोई हुई कला है। ये बिल्कुल एक खोई हुई कला है। हमने इंतजार करने की मसल ही खो दी है। जैसे ही इनाम में थोड़ी देरी होती है हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। इस मसल को बनाने का तरीका प्रैक्टिस में छिपा है। जब भी कोई इच्छा या क्रेविंग हो, चाहे वो फोन चेक करने की हो या कुछ मीठा खाने की, उसे तुरंत पूरा मत कीजिए। जानबूझकर 5 मिनट इंतजार कीजिए। सिर्फ 5 मिनट? उससे क्या होगा? उन 5 मिनट में आप अपने दिमाग को एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं। इंतजार करने से कोई खतरा नहीं है, तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके धैर्य और आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। जो बोरियत पहले एक दुश्मन लगती थी, वही अब रचनात्मकता और आत्म जागरूकता का एक मौका बन जाती है।
आप अपने विचारों को सुनना शुरू कर देते हैं। और इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि आप इंतजार कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक नई पहचान बनने लगती है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है। हर बार जब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चुनते हैं, तो आप अपने लिए इज्जत कमाते हैं। वाह, ये पहचान वाली बात, ये तो गेम चेंजर है। तो आप ये कह रहे हैं कि आदत बदलने के लिए हमें सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि अपनी कहानी बदलनी होगी जो हम खुद को सुनाते हैं। और यही हमें किताब के आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर लाता है। बिल्कुल, असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब अनुशासन एक काम से बढ़कर आपकी पहचान बन जाता है। जब कोई ये कहना बंद कर देता है कि मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, और ये मानने लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। किताब में कहा गया है कि हर छोटा एक्शन एक वोट की तरह होता है जो ये तय करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं। जब आप थके होने के बावजूद 5 मिनट के लिए किताब खोलती हैं, तो आप रीडर होने के पक्ष में एक वोट डालती हैं। जब आप जंक फूड की जगह सलाद चुनती हैं, तो आप हेल्दी इंसान होने के पक्ष में वोट डालती हैं। और यहाँ परफेक्शन जरूरी नहीं है, निरंतरता जरूरी है। एक दिन चूक जाना फेलियर नहीं है, लेकिन बार बार छोड़ देना फेलियर बन जाता है। पहचान आधारित अनुशासन में छोटे छोटे रिचुअल्स बहुत मदद करते हैं, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठना या रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाना। ये रिचुअल्स दिमाग को एक संरचना और सुरक्षा का एहसास देते हैं, जिससे अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली क्षण का वर्णन है। वो क्षण जब कोई किसी प्रलोभन के सामने होता है और उसके अंदर से आवाज आती है, ये मैं नहीं हूँ। एक हेल्दी इंसान रोज रोज पिज्जा नहीं खाता। और ये जो इनकार है, ये जबरदस्ती या बल से नहीं आता, ये स्पष्टता से आता है। आपको लड़ना नहीं पड़ता, आंतरिक संघर्ष खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी पहचान से मेल खाने लगता है। यही वो जगह है जहां गिल्ट खत्म होता है और एक गहरी आंतरिक शांति पैदा होती है, जो अनुशासन को हमेशा के लिए बनाए रखती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सबसे बड़ा सबक यही है कि समस्या दुनिया की रफ्तार नहीं बल्कि हमारी बेहोशी में जीने की आदत है। अनुशासन खुद को सजा देना या रोकना नहीं है, बल्कि खुद को उस दिशा में चलाना है जहां हम सच में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, असली इनाम कोई मंजिल नहीं बल्कि आजादी है। उस अपराध बोध से आजादी, उस पछतावे से आजादी और उस भयानक एहसास से आजादी कि मैं चाहता कुछ हूं और करता कुछ और हूं। जब हमारे काम हमारे मूल्यों के साथ जुड़ जाते हैं, तो एक ऐसी आंतरिक स्थिरता मिलती है जिसे कोई बाहरी चीज हिला नहीं सकती। डोपामाइन डिसिप्लिन कोई नियमों की किताब नहीं है, ये बस हर पल जागरूक रहने का एक अभ्यास है। और इसी के साथ हम अपने श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जैसा कि किताब में कहा गया है, कंट्रोल कोई एक दिन का नाटकीय पल नहीं है, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी खामोश जीतों का नतीजा है। तो आज वो कौन सी एक छोटी खामोश जीत हो सकती है जो हमारे दिमाग को ये सिग्नल दे कि स्टीयरिंग व्हील अब वापस हमारे हाथ में है।